यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आप लोगों को जो कल पढ़ाया था, होप सो आप सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। उसके आगे आज अपन पढ़ना चालू करेंगे। तो कल जो आपको पढ़ाया था वो आपने रिवाइज किया होगा। उसके आगे आज अपन पढ़ना है वो चालू करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग रिवाइज करके आते हो। अब मुझे पता नहीं कितना रिवाइज करके आए हो, कितना रिवाइज करके नहीं आए, बट मैंने जैसे कल आपको बोला था कि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ थोड़ा ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मीन्स ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ आती है इस टॉपिक में। बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी सेक्शंस है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, यू कैन से दैट। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक जो है वो आपको हर रोज पढ़ना है। Yes, good morning to the Shrishti, Manashwi, good morning Jay, good morning Hari, good morning Vishnu, good morning to all of you. Yes, happy बसंत पंचमी। आपको भी बहुत बहुत हैप्पी बसंत पंचमी। और जो सरस्वती माता जी है वो आपको बहुत ज़्यादा शिक्षा दे, बहुत ज़्यादा नॉलेज दे, पहले अटेम्प्ट में आपको पास करवाए करके, ठीक है, दुनिया में बहुत आगे लेके जाए। तो ऐसा आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग अनिश, गुड मॉर्निंग। चलो, तो अब क्या करते हैं कि जो कल पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो देखो बेटा, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो कल मैंने टीडीएस टॉपिक चालू किया था और टीडीएस में मैंने क्या पढ़ाया था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद आगे पढ़ाना चालू कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने टीडीएस में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे टीडीएस से रिलेटेड। बेसिक पॉइंट्स कुछ थे टीडीएस से रिलेटेड कि टीडीएस में हमेशा दो पार्टी रहती है, एक पेयर और एक पेई। पेयर काटता है पेई का टीडीएस। कौन से टाइम पे काटना है? तो टीडीएस काटना रहता है आइदर एट द टाइम ऑफ द पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। मींस पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा ओनली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। या तो सैलरी का पेमेंट है, या ईपीएफ है, विनिंग्स है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है, कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, और बैंक से जब आप कैश विड्रॉ करते हो और वो विड्रॉ का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, वो अपन आगे देखेंगे सेक्शन में। तो ये 6 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे टीडीएस काटा जाता है, ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम पे काटा जाता है। अब एक और चीज समझना, सर टीडीएस की रेट क्या रहती है? तो मैं बता दूं, टीडीएस की जितनी भी रेट रहती है वो फ्लैट रेट रहती है। जैसे 10%, 5%, 2%, 1%, 30% ये रेट रहेगी, ये फ्लैट रेट रहेगी। लेकिन दो केस में आपको एजुकेशन सेस सरचार्ज को कंसिडर करना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा अगर सैलरी का पेमेंट है, क्योंकि सैलरी के केस में टीडीएस अपन स्लैब रेट से काटते हैं, तो वहां पे सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया, अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि बेटा यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज को कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब एक चीज समझना, यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज को कंसिडर करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो पेई ने अपना पैन नंबर नहीं दिया, तो कौन सी रेट से टीडीएस कटेगा? जो भी टीडीएस की रेट है और 20% विच एवर इज हायर वाला रहेगा, उस रेट से टीडीएस कट जाएगा उसके बाद में। लेकिन मैंने बोला था ये 20% की जगह आपका 5% होगा अंडर सेक्शन 194O। और ये 194O क्या है वो लास्ट में अपन पढ़ेंगे, सबसे लास्ट सेक्शन रहेगी, दैट इज द 194O। सबसे पहली सेक्शन हमने पढ़ा टीडीएस ऑन सैलरी। सर सैलरी पे टीडीएस कौन काटेगा? पेयर कौन होना चाहिए? मैंने लिखा एनी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉयर है वो टीडीएस काटेगा। पेई कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय, जो कि आपका रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है। स्लैब रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, अगर एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय डिटेल देता है अदर इनकम का, तो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज यस। लॉसेस का डिटेल देता है तो कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो कंसिडर करेगा। डिडक्शन का डिटेल है वो कंसिडर करेगा, और इनको कंसिडर करने के बाद फिर वो टीडीएस काटेगा। अब एक चीज समझना, अगर कोई एम्प्लॉय एक से ज्यादा जगह एक साथ में साइमल्टेनियसली काम करता है, या फिर ईयर के बीच में ही वो जॉब चेंज कर देता है, जैसे इस एग्जांपल में अनिश जो है वो सनी लिमिटेड एंड पूनम लिमिटेड दो कंपनी में एक साथ में काम करता था, दोनों जगह से उसको सैलरी मिलती थी। तो इस केस में क्या होगा, अनिश के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी एक एम्प्लॉयर को उसके दूसरे साइड से जो सैलरी और टीडीएस का डिटेल है उसकी डिटेल दे दे, तो दूसरा वाला उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट रहता है ना, उस पर टैक्स आपका एम्प्लॉयर भरता है। एम्प्लॉयर बोलता है कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स मैं भर दूंगा, तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे जो टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा,
पहली चीज तो दिस इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के हाथ में वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा ड्यू टू सेक्शन 1010 सीसी, और वो एम्प्लॉयर को अलाउ भी नहीं होता ड्यू टू सेक्शन 40। जो सेक्शन 40 का एक क्लॉज नंबर 5 रहता है उसके हिसाब से ये अलाउ भी नहीं होता एम्प्लॉयर को। उसके बाद में मैंने आपको दूसरी सेक्शन बताई, दैट इज द 192A, दैट इज एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द प्रोविडेंट फंड, कि प्रोविडेंट फंड का कोई बैलेंस है वो अगर मिलता है करके, ठीक है, तो उस केस में टीडीएस कटेगा। पेयर एनी पर्सन पे इज अ एम्प्लॉई। अब एक बात समझना, टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? 10%, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने अपना पैन या आधार नंबर नहीं दिया तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट दैट इज द 42.744% से टीडीएस कट जाएगा। कौन सी रेट से? 42.744% है, उस रेट से टीडीएस कट जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपको एडिशनल पॉइंट में यह बताया था कि टीडीएस है वो तभी एप्लीकेबल होगा अगर अमाउंट टैक्सेबल है। ईपीएफ का अमाउंट है, जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अगर वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है तो उस केस में बेटा ईपीएफ के केस में टीडीएस नहीं कटता। उसके बाद नो टीडीएस इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000, अगर 50,000 या उससे ज्यादा, एग्जैक्ट 50,000 है तो भी टीडीएस कटेगा, लेकिन लेस देन 50,000 है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 193 मैंने बताया था टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रहती है, डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, उस पे टीडीएस। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, रेजिडेंट पर्सन को अगर मान लो इंटरेस्ट पे करते हैं तो टीडीएस का रेट है 10%, बट कोविड की वजह से ये रेट तुम्हारा 7.5% हो जाएगा। ड्यू टू द कोविड मींस रेट जो है अगर 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में ये रेट आपका क्रैश हो गया 25% से, मींस 7.5% हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट में मैंने बोला था कि अगर आप कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हो, वो इंटरेस्ट अगर एलआईसी को देते हो, जीआईसी को देते हो या एनी अदर इंश्योरर कंपनी को देते हो, इंश्योरेंस कंपनी को, तो टीडीएस नहीं काटना। या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट है उस पे भी टीडीएस नहीं काटना, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, दैट इज सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 वाला एंड 2018 वाला। उसके बाद डीमैट सिक्योरिटीज जो रहेगा उस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद एक चीज समझना, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल अगर मान लो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स, जो कि हमने 54 ईसी में बात की थी, वो दोनों कंपनियों के बॉन्ड्स है, उस पे जो इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का डिबेंचर है और इंटरेस्ट है वो सिर्फ 5,000 तक है और वो इंटरेस्ट रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को दिया जा रहा है और वो भी अकाउंट पे ही चेक से दिया जा रहा है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इसके गवर्नमेंट सिक्योरिटी के दो एक्सेप्शन है कि 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 वाला और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 वाला ऐसा है जिसपे अगर इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद अपन चले 194 पे, दैट इज टीडीएस ऑन डिविडेंड। डिविडेंड अगर डोमेस्टिक कंपनी पे करती है रेजिडेंट पर्सन को 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। 7.5% रेट है वो कोविड की वजह से हो जाएगी, ठीक है। अगर डिविडेंड है वो किसी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, सिर्फ यहां इंडिविजुअल लिखा हुआ है और वो डिविडेंड अप टू 5,000 है, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने बोला 194A, 194A इज अ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाले को छोड़ के बाकी वाला इंटरेस्ट है, जैसे अपन ने किसी से लोन लेते हैं और लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं, या बैंक से मैं एफडी करवाते हैं, बैंक जो है अपने को एफडी पे इंटरेस्ट देता है एंड ऑल, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194A। अब एक बात समझना, ये सेक्शन ये बोलती है पेयर कौन होना चाहिए इंटरेस्ट का। मैंने बोला एनी पर्सन पहले, फिर मैंने बोला इंडिविजुअल एचयूएफ जो है, मैंने एग्जांपल लिया आपकी मम्मी का कि मम्मी जो है ऑब्वियसली उनकी कोई इनकम नहीं है, तो वो किसी को अगर इंटरेस्ट देगी तो क्या उनके लिए पॉसिबल है टीडीएस काटना? तो मैं बताऊं, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला पेयर में एनी पर्सन और उसके बाद मैंने लिखा इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ओनली इफ द लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और ग्रॉस रिसीट इज मोर देन 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस काटना है। रेट 10% रहेगा, बट कोविड की वजह से 7.5% इस पर्टिकुलर पीरियड में। एडिशनल पॉइंट में मैंने आपको बताया था टीडीएस नहीं काटने की जरूरत अगर किसी को इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो अप टू 5,000 है, मतलब एग्जैक्ट 5,000 है तो भी टीडीएस नहीं काटना। अगर 5,001 रुपया हो गया तो पूरे 5,001 रुपए पे टीडीएस है वो कटेगा 10% या 7.5%। अब एक चीज समझना, अगर इंटरेस्ट है वो कोई भी बैंक देती है या कोऑपरेटिव बैंक देती है, पोस्ट ऑफिस देती है, बैंक कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस देती है और वो अप टू 40,000 तक है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, लिमिट 50,000 हो जाएगा अगर पेई जो है वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है। मैं जिसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में यहां पे जो लिमिट है वो 40,000 की जगह 50,000 हो जाएगी। अब एक और चीज समझना,
सर आप जो बोल रहे हो ये 40,000 का लिमिट है, ये 40,000 का लिमिट है, ये बैंक वाइज है या ब्रांच वाइज है? राइट आंसर इज बैंक वाइज। अगर मान लो आपकी 3 ब्रांच है एचडीएफसी की, और तीनों से 15-15 हजार का इंटरेस्ट मिला, लेकिन एचडीएफसी बैंक से आपको 45,000 का इंटरेस्ट मिला, दैट इज मोर देन 40,000, तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 अलग अलग बैंक है और अलग अलग बैंक से आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट रहता है उस पर भी टीडीएस नहीं कटता, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको कितना भी इंटरेस्ट मिलो टीडीएस नहीं कटता। पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया उस पर टीडीएस नहीं कटता। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स का रिफंड जो मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटता। अगर आप इंटरेस्ट किसी बैंक को देते हो, एलआईसी को देते हो, यूटीआई को देते हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हो तो टीडीएस नहीं काटना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स को या किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर इसका 50 करोड़ से ज्यादा है, मींस लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़ और इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया वो 40,000 से ज्यादा दिया या सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज्यादा दिया, तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। आंसर इज यस, उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल। जो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल है उसके हिसाब से अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो क्रेडिट के टाइम पे टीडीएस नहीं काटना, लेकिन जब वो इंटरेस्ट पे करते हो तो टीडीएस काटना तभी है जब वो इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है। मींस 50,000 तक है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है पेमेंट के टाइम पे, बट अगर पेमेंट के टाइम पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक पॉइंट लिखना रह गया था जो मैंने आपको बोला था, मैं चेक करूंगा पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती है उस पर टीडीएस कटता है या नहीं कटता, तो लिखो आप लास्ट पॉइंट। आई थिंक इसमें जो पॉइंट नंबर आपके लिखते लिखते जितने भी हो गए थे, आई डोंट नो कितने हुए थे, 7-8 जो भी पॉइंट हुए होंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यहां पे जो भी रहेगा 5वां 6ठा या आई डोंट नो कौन सा पॉइंट है मुझे याद नहीं, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस, interest paid in respect of certain scheme of post office, certain schemes of post office, comma certain scheme of post office, comma किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र, विकास पत्र, कॉमा इंदिरा विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, कॉमा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कॉमा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट, कॉमा पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट। तो आपने क्या क्या लिखा? मैंने लिखा किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट और पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट। ये पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स है जिस पे जितना भी इंटरेस्ट हो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो डन। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 194B। बी का मतलब मैंने बोला था बड़े लोग पैसा कहां डालते हैं? लॉटरी में। तो अगर आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह होता है, टीडीएस इसमें कटेगा। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट इज 30%। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट इज 30%। टीडीएस नहीं कटेगा अगर विनिंग का अमाउंट अप टू 10,000 है। विनिंग का अमाउंट अप टू 10,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और उसके बाद में 194BB, बहुत बड़े लोग किसमें पैसा लगाते हैं? हॉर्स रेसेस में। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट 30%, टीडीएस नहीं कटेगा। विनिंग का अमाउंट अप टू 10,000 तक है। और दोनों के लिए मैंने नोट ये लिखवाया था कि अगर मान लो विनिंग इन काइंड है, जैसे कार वगैरह है, तो उस केस में क्या होगा बेटा? विनिंग अगर इन काइंड है
तो जो ऑर्गेनाइजर रहेगा वो ऑर्गेनाइजर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि टैक्स है वो टैक्स आ चुका है। अगर टैक्स आ चुका है उसके बाद ही वो विनिंग को रिलीज करेगा, उससे पहले वो विनिंग को रिलीज नहीं करेगा। इतना कल अपना पढ़ के हो चुका था, आज हम उससे आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो आप एक काम करो, अब हेडिंग दे दो सेक्शन 194C और 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे याद रखोगे, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड, हाँ भाई चलो, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस। अब एक चीज समझना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, सब समझेंगे, आराम से समझेंगे ये सेक्शन, ठीक है। आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज अपन जो लिखते हैं, चार चीजें वही लिखेंगे अगेन हर सेक्शन में। पेयर कौन होना चाहिए सर, पेई कौन होना चाहिए सर, रेट क्या है, पेयर कौन होना चाहिए सर, पेई कौन होना चाहिए सर, रेट क्या है, और सर एडिशनल पॉइंट क्या है। चलो इधर देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एसी का रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने किसी को फर्नीचर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपने ऑफिस में, अपने घर पे, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, सबसे पहली चीज पेयर कौन होना चाहिए और पेई कौन होना चाहिए। तो मैं बताऊं, पेयर जो है मैं पहले यहां पे लिखूंगा, पेयर मींस एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन है, वो कोई भी पर्सन किसी को भी पेमेंट करेगा। पेयर कौन होगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि पेयर कॉन्ट्रैक्टर रहेगा या कॉन्ट्रैक्टी रहेगा। राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्टी रहेगा। कॉन्ट्रैक्टी तो पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टी जो है वो पेयर रहेगा, मींस कॉन्ट्रैक्टी इज अ पेयर एंड कॉन्ट्रैक्टर इज अ पेई। तो पेयर इज अ कॉन्ट्रैक्टी और पेई इज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो यहां पे बेटा पेयर इज एनी पर्सन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपकी मम्मा ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपकी मम्मा ने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, जैसे मान लो कोई काम था और मम्मा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, इज इट पॉसिबल फॉर मम्मास टू डिडक्ट टीडीएस? आंसर इज नो। तो यहां पे भी वो एक्सेप्शन लगेगा कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज्यादा था, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, 194A से एज इट इज इसको मैं कॉपी मार के यहां पे ले लेता हूं पेयर के डेफिनेशन में कि बेटा एनी पर्सन, बट उसके बाद में मैं यहां पे लिखूंगा कि यहां पे इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था इन केस ऑफ द बिजनेस, या फिर प्रोफेशन के केस में आपका ग्रॉस रिसीट है, वो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा था इन केस ऑफ द प्रोफेशन। तो देखो बेटा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो पेयर होता है एनी पर्सन मींस कॉन्ट्रैक्टी कोई भी हो सकता है, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट ओनली इफ इन द लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर पेई कौन होना चाहिए, तो मैं बताऊं यहां पे पेई में लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन। जो रेजिडेंट पर्सन है वो रेजिडेंट पर्सन तुम्हारा पेई होगा, मींस कॉन्ट्रैक्टर है वो रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिया का रेजिडेंट पर्सन है, उसको अगर आपने पेमेंट किया तो टीडीएस है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर रेट क्या रहेगा, सर जो रेट है वो रेट क्या रहेगा, मींस कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटेगा कॉन्ट्रैक्टी, तो रेट क्या रहेगा, सब लोग इधर ध्यान देना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो गाइज यहां पे रेट जो है ना वो रेट डिपेंड करेगा पेई पे। किस पे डिपेंड करेगा, पेई पे। पेई का मतलब कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करेगा कि जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है या वो कॉन्ट्रैक्टर कोई अदर है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, तो समझना अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है
तो बेटा रेट रहेगा इसमें 1%, टीडीएस का रेट है वो 1% रहेगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अदर पर्सन है, मींस जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओआई है, तो टीडीएस का रेट रहेगा 2%। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, भले आप लिखना बाद में, पहले आप ध्यान दे दो इधर करके, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने बोला पेयर कौन रहेगा, एनी पर्सन, बट अपनी मम्मी को छोड़ के, बिकॉज मम्मी के लिए पॉसिबल नहीं है टीडीएस काटना। पेई कौन होगा, रेजिडेंट पर्सन। और रेट क्या रहेगा, तो रेट डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टर पे, कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो टीडीएस का रेट है वो 1% रहेगा। लेकिन अगर वो अदर है तो टीडीएस का रेट है वो तुम्हारा 2% रहेगा। जो अगर मान लो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% और अदर है तो 2%। लेकिन कोविड की वजह से यहां पे क्या रेट क्रैश हुआ है, आंसर इज यस। कोविड की वजह से यहां पे भी रेट क्रैश हुआ है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि अगर मान लो टीडीएस काटना है, वो टीडीएस आपका 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 के बीच में काटना है, तो बेटा ये 1% की जगह जो रेट है ना, वो रेट आपकी हो जाएगी 0.75%। और अगर 2% की जगह जो रेट है वो आपकी हो जाएगी 1.5%। कितनी हो जाएगी बेटा, 1.5%, मींस आपका 25% रेट क्रैश हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। पहली चीज तो मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट के केस में टीडीएस की रेट इज डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्टर के पेई कौन है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% और अदर है तो 2%। इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर है तो 2%। और बेटा कोविड की वजह से रेट क्रैश है वो आपका 25% से होगा। तो यहां पे इस 14 मई 2020 से लेकर और 31 मार्च 2020 के 1 के बीच में अगर टीडीएस काटना है तो 1% की जगह तुम्हारा रेट है वो 0.75% हो जाएगा और 2% की जगह तुम्हारा रेट है वो 1.5% हो जाएगा। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, इधर देखना बेटा। यहां एडिशनल पॉइंट में मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, आपको समझाऊंगा बाद में। एडिशनल पॉइंट में मैं पहले पहला पॉइंट लिख रहा हूं, समझाऊंगा बाद में, लेकिन लिखना मत तुम, ठीक है। तो देखो पॉइंट नंबर 1, यहां पे मैं एडिशनल पॉइंट लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि नो टीडीएस इफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज up to 30,000. No TDS if single contract is up to 30,000 or aggregate contract is up to rupees 1 lakh in a previous year. तो मैंने क्या बोला, देखो बेटा, यहां पे बोला कि टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू 30,000। तुम्हारा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो अप टू 30,000 है तो टीडीएस नहीं काटना, या फिर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला के पूरे साल का अप टू 1 लाख है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड में आपको बोलूं कि टीडीएस आपको तभी काटना है जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 30,000 या फिर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। तो मैंने क्या बोला कि अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर अप टू 30,000 है तो टीडीएस नहीं काटना, और दूसरा एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है वो अप टू 1 लाख है इन द प्रीवियस ईयर तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना। तो अगर मैं इसको उल्टी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा हुआ तो टीडीएस काटना है, या फिर एग्रीगेट पूरे साल का मिला के 1 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो टीडीएस काटना है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। एक एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो बेटा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब एक चीज समझना, ये जो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया कि हमारे यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्टर को जिसका नाम है मिस्टर गोलू हलवाई, और इसको हम कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, केटरिंग का, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे यहाँ पे आके केटरिंग का सर्विस देता है। हम बच्चों को जब ट्रीट देते हैं तो खाना वाना सब बनाता है आके एंड ऑल, दैट इज गोलू हलवाई, जिसको हम केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो केटरिंग इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो अब हुआ क्या, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन।
हमने सबसे पहले 14 अप्रैल 2020 को गोलू हलवाई को बुलाया और उसको मैंने 27,000 का कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया, 27,000 का उसका बिल बना। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, क्या यहां पे हमको टीडीएस काटना है या नहीं? क्या 27,000 जो है वो 27,000 पे टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज नो, टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो 30,000 से ज्यादा नहीं और एग्रीगेट आपका 1 लाख से ज्यादा नहीं, तो यहां टीडीएस नहीं कटेगा। अब हमने क्या किया, 17 जुलाई 2020 को वापस एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 28,000 का। 28,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कब हुआ तुम्हारा? दैट इज 17 जुलाई 2020 को। क्या हमको टीडीएस काटना पड़ेगा इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे? आंसर इज नो, नहीं काटना। सर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या किया कि मान लो 15 दिसंबर 2020 को हमने एक बार और उसको बुलाया और उसको 25,000 का पेमेंट किया, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 30,000 से ज्यादा नहीं। अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा हो जाता है या फिर एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो ही टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, मैंने क्या किया, एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया वैलेंटाइन डे को, मान लो 14 फेब 2021 को, और इस दिन है वो मान लो 22,000 का पेमेंट किया करके, ठीक है, क्या टीडीएस काटना है या नहीं? आपने 22,000 का पेमेंट किया, क्या टीडीएस काटना है या नहीं? तो देखो 27 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 22 आपका यहां पे हो जाता है 1,02,000। क्या टीडीएस काटना है? आंसर इज यस, टीडीएस काटना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, टीडीएस तो काटना है सर, टीडीएस कितने पे काटना है? सिर्फ 22,000 पे या पूरे 1,02,000 पे? राइट आंसर इज पूरे 1,02,000 पे। अगर एग्रीगेट पूरे साल का मिला के किसी पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। तो यहां पे टीडीएस है वो पूरे 1,02,000 पे काटेंगे और दैट डिपेंड करेगा गोलू हलवाई पे कि गोलू हलवाई क्या है। तो गोलू हलवाई है वो, मान लो आपका जो गोलू हलवाई है वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल है तो टीडीएस का रेट क्या रहता है? 1%। लेकिन टीडीएस जो काटना पड़ रहा है वो उस पर्टिकुलर कोविड पीरियड में काटना पड़ रहा है, तो यहां पे रेट आपका 0.75% हो जाएगा। तो मैं बताऊं 1,02,000 जो है मल्टीप्लाई बाय 0.075 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7,650 आता है। नहीं सर, 765 आ रहा है। तो 765 रुपीज आ रहा है, ये 765 रुपीज है, ये 22,000 में से काट लिया जाएगा और गवर्नमेंट को जमा करवाया जाएगा। तो मैं आपको बोलूं बेटा टीडीएस कब काटना है? अगर किसी को जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, दो चीजें, या तो आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो 30,000 से ज्यादा होना चाहिए, या पूरे साल का मिला के एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। तो इसमें लास्ट केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक चीज समझना, अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, मुझे बताना टीडीएस काटना है या नहीं, ठीक है? चलो, सबसे पहले 15 जुलाई 2020 को उसको पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया 25,000 का, क्या टीडीएस काटना है? आंसर इज नो, नहीं काटना। उसके बाद मैंने 19 अक्टूबर 2020 को गोलू को वापस दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया, दैट इज द 35,000 का, क्या टीडीएस काटना है? आंसर इज यस, काटना है। बिकॉज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 30,000 से ज्यादा हो गया तो टीडीएस कटेगा। कितने पे कटेगा? तो मैं बताऊं 35,000 जो है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.75% है, उससे टीडीएस कट जाएगा, जो भी आता है वो, ठीक है। अब एक बात समझना, हुआ क्या इसके बाद, मान लो 12 दिसंबर 2020 को मैंने 20,000 का एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या इस 20,000 वाले पे टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि एक बात बताओ, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 30 से ज्यादा नहीं है और एग्रीगेट मिला के भी आपका 1 लाख से ज्यादा नहीं हुआ। एक तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 से ज्यादा नहीं है और एग्रीगेट मिला के आपका 1 लाख से ज्यादा नहीं हुआ, तो इस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बोलूं यहां पे आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो आप कैसे याद रखोगे? टीडीएस तभी काटना है 194C में जब आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, या तो आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो 30,000 से ज्यादा है या एग्रीगेट इन ईयर 1 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। चलो एक काम करो, जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है उतना आप कॉपी करो एज इट इज। जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है उतना आप इसको कॉपी करो, एक बार पूरे को 2 मिनट दे रहा हूं, इतना आप कॉपी करो।
हेलो डन। चलो सर, अगर हमने 30,000 पे टीडीएस पे कर दिया देन दैट विल बी कंसिडर इन 1 लाख। आंसर इज यस अनेश, यस। वो तो 1 लाख में तो कंसिडर हो गई बेटा। आप शायद इस एग्जांपल की बात कर रहे हो कि सर इस पे टीडीएस मान लो नहीं काटा अभी, ठीक है। क्योंकि अब एक बात बताओ, अगला कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि फॉर एन एग्जांपल 29 मार्च 2021 को इस डेट को एक और कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज 29,000 का। तो अब टीडीएस कटेगा या नहीं? तो आप एक बात बताओ, पहले तो आप इंडिविजुअल तो 30 से ज्यादा नहीं, बट आपको एग्रीगेट देखना पड़ेगा। तो 25 प्लस 35 प्लस 20 और प्लस 29, आंसर इज यस, काटना पड़ेगा क्योंकि यहां 1,09,000 हो गया। अब एक बात बताओ, 1,09,000 हुआ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस 1,09,000 में से यहां पे 1,09,000 हो रहा है, बट बेटा 1,09,000 में से ऑलरेडी आपका 35 पे टीडीएस तो पहले कट चुका है। तो माइनस आप 35 कर दो तो बचा कितना? 74। तो 74,000 पे मल्टीप्लाई बाय 0.75% है, उस रेट से आप टीडीएस है वो काट दोगे। तो बड़ा सिंपल है कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30 से ज्यादा या एग्रीगेट आपका 1 लाख से ज्यादा तो टीडीएस आपको काटना है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा या एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा तो आपको टीडीएस काटना है। चलो, तो आपने एडिशनल पॉइंट में ये लिखा जो मैंने आपको लिखवाया। एडिशनल पॉइंट में आपने लिखा नो टीडीएस इफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू 30,000 और एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू 1 लाख इन अ प्रीवियस ईयर। अब एक चीज समझना, आप लिखो पॉइंट नंबर 2, एडिशनल नोट में पॉइंट नंबर 2 लिखो, कॉन्ट्रैक्ट मींस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मींस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे मान लो किसी का घर बनाना है या फिर मान लो किसी के घर पे फर्नीचर बनाना है। हमारे यहाँ पे जो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एसी का हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने किसी प्रिंटिंग को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है प्रिंटिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो वर्क करने के लिए मींस सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। मान लो मेरे को यहाँ पे कलर करवाना था, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने पूरी बिल्डिंग में कलर करके चला गया, मैंने उसको पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज समझना, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ चीजें इंक्लूड कर रखी है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो यहां पे आपने क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट मींस वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इंक्लूड, यहां पे कुछ चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखी है। क्या? तो इसमें आप सबसे पहले ए पॉइंट लिखो, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट, कॉमा ब्रॉडकास्टिंग, कॉमा टेलीकास्टिंग। क्या लिखा आपने? एडवर्टाइजमेंट, कॉमा ब्रॉडकास्टिंग, कॉमा टेलीकास्टिंग। बी पॉइंट लिखो केटरिंग, एक बार लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं। केटरिंग, बी पॉइंट लिखो केटरिंग। सी पॉइंट लिखो कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। उसके बाद लिखो डी पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट,
प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर आउट ऑफ material supplied / purchase from such customer or related party ऑफ कस्टमर, ब्रैकेट में लिखो जॉब वर्क। मैं आपको सब समझा दूंगा क्या लिखवा रहा हूं वो, ठीक है। देखो मैं इस पॉइंट को वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या लिखवाया, पहले लिखवाया एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, केटरिंग, उसके बाद कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर आउट ऑफ मटेरियल सप्लाइड और परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और रिलेटेड पार्टी ऑफ द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। और यहां पे एक नोट डालोगे, रिलेटेड पार्टी मीन्स रिलेटिव गिवन अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। रिलेटेड पार्टी मीन्स रिलेटिव गिवन अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, 40A सबसेक्शन 2। चलो अब इतना कॉपी मारने के बाद आप रुक जाना, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। ये कॉपी करो और उसके बाद मुझे आपको समझाना है। ये मुझे आपको समझाना है। चलो कॉपी किया आप लोगों ने? आप लोगों ने कॉपी किया? बोलो डन। हाँ चलो, तो देखो आपने क्या लिखा, एक बार मैं वापस इसको रीड कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट में आता ही है। एंड इट इंक्लूड्स द एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेलीकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर आउट ऑफ मटेरियल सप्लाइड और परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और रिलेटेड पार्टी ऑफ द कस्टमर। रिलेटेड पार्टी मीन्स रिलेटिव गिवन अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। चलो मैं अब आपको एक एक चीज इसमें से पढ़ाना चालू करता हूं, समझाना चालू करता हूं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जो आप कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली समझते हो वो तो है ही है, जैसे घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये जो चार चीजें है ना, ये स्पेसिफिकली उन्होंने इंक्लूड कर रखी है कि बेटा ये भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। ये स्पेसिफिकली इन्होंने बोल रखा है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। सर कौन कौन सी चीज? तो सबसे पहले अगर आप किसी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो तो एडवर्टाइजमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें आपको 194C में टीडीएस काटना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया बीबी वर्चुअल्स का। एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट मान लो एडवर्टाइजमेंट करवाया बीबी वर्चुअल का कि बीबी सर डीटी पढ़ाते हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने मान लो फॉर एन एग्जांपल 15 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो मैं टीडीएस काटूंगा? आंसर इज यस। कौन सी सेक्शन में? इस सेक्शन में 194C में। तो आप किसी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाते हो तो बेटा ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना, ये भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। या फिर मैंने मान लो किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पैसा दिया कि मुझे यहां होर्डिंग्स लगाना है, बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, बैनर वगैरह लगाते हैं, तो वो होर्डिंग्स लगाना है, बैनर लगाना है, उसके लिए मैंने अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया तो टीडीएस है वो 194C में कटेगा, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज समझना, एडवर्टाइजमेंट में आपका प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि धर्मा जो प्रोडक्शन है, धर्मा प्रोडक्शन आई थिंक करण जौहर का कंपनी है, यस। सो करण जौहर का जो कंपनी है धर्मा प्रोडक्शन, मैं उनके पास में गया और मैंने बोला कि मुझे एक एड बना के दो। मुझे क्या बना के दो? मुझे एक एड बना के दो। तो धर्मा प्रोडक्शन ने मुझे एक एडवर्टाइजमेंट का वीडियो बनवा के दिया और उसके लिए मैंने उनको पेमेंट किया, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट करवाते हो या एडवर्टाइजमेंट बनवाते हो, उसके लिए जो पैसा आप पे करते हो 194C में जाएगा और उस पे भी टीडीएस यहीं पे कटेगा।
अब एक और चीज समझना, दूसरा पॉइंट आता है दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग एंड तीसरा है टेलीकास्टिंग। सर ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में क्या फर्क है? आंसर इज यस। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? अगर आप रेडियो पे कुछ ऐड दिलाते हो, अगर आप रेडियो पे कुछ ऐड दिलाते हो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। मैं मुंबई में बात करता हूं, मुंबई में एक चैनल है दैट इज 93.5 रेड एफएम करके। मुंबई में एक चैनल है दैट इज 93.5 रेड एफएम करके, और रेड एफएम में एक बंदी है वो सुबह सुबह आती है 7 से 11 मलिश्का करके, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मलिश्का, तो मलिश्का रेड एफएम पे आती है और मैंने उसको बोला मलिश्का को कि मलिश्का तुम है ना एक दो बार ऐसा बोल देना कि बीबी सर है वो सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट का डीटी पढ़ाते हैं। मलिश्का ने ऐसा बोल दिया, तो मलिश्का ने ऐसा बोला कि भाई बीबी सर डीटी पढ़ाते हैं और उसके लिए मलिश्का को मैंने 15 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा? यहां पे 194C में कटेगा, बिकॉज दैट इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट। टेलीकास्टिंग, टेलीकास्टिंग का मतलब होता है टीवी पे देना। अगर मैंने मान लो अर्णव गोस्वामी का जो रिपब्लिक चैनल है उसमें मैंने ऐड दिलाया करके, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टेलीकास्टिंग, तो वो भी बेटा इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, ब्रॉडकास्टिंग करवाते हो, टेलीकास्टिंग करवाते हो, उसमें टीडीएस 194C में कटेगा। या फिर केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। केटरिंग का मतलब क्या होता है आपको पता रहेगा, जैसे केटरिंग का मतलब होता है केटरिंग, केटरिंग केटरिंग समझते हो ना, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट। केटरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी का खाना वाना अपन मंगवाते हैं, दैट इज कॉल्ड केटरिंग करके, ठीक है। तो जैसे किसी केटरर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया यहाँ पे बच्चों को पार्टी देनी है हमारे ऑफिस में, तो वो बच्चों को पार्टी देनी है, उसके लिए वो केटरर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और चीज समझना, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। यहां पे क्या बोला हुआ है? कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। अगर मान लो गुड्स या पैसेंजर का कैरियज होता है और उसका आप पेमेंट करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे कुरियर कंपनी है। एक बात बताओ, कुरियर कंपनी के थ्रू हम गुड्स भेजते हैं, आपको बुक्स भेजते हैं, पेन ड्राइव भेजते हैं, टीडीएस 194C में जाएगा। अब एक और चीज समझना, मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात की और मैंने बोला ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक ट्रक भर दिया मैंने और बोला मुझे बुक है वो मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रांसपोर्ट करनी है, और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या किया, मुंबई से दिल्ली तक वो ट्रक को लेके गए। मुंबई से दिल्ली तक वो ट्रक को लेके गए और उसके लिए उन्होंने मेरे से मान लो 2 लाख रुपए चार्ज किया, तो टीडीएस 194C में कटेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन गाइस यहां पे अदर देन रेलवे बोला हुआ है। अगर आपने कुछ रेलवे को पेमेंट किया तो टीडीएस नहीं काटना। ऐसा क्यों? क्योंकि रेलवे जो है ना वो गवर्नमेंट का है। आप मुझे एक बात बताओ, आप गवर्नमेंट का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ही जमा करवाओगे, क्या भला करोगे? आपने रेलवे का टीडीएस काटा, रेलवे इज अ गवर्नमेंट, और रेलवे का टीडीएस काट के रेलवे को ही जमा करवा दिया तो उसमें क्या फायदा हुआ करके, ठीक है। तो जब आप रेलवे को पेमेंट करोगे देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस, उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। आप रेलवे को पेमेंट करोगे तो टीडीएस नहीं काटना। तो मैंने क्या बोला, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। अगर कैरेज ऑफ गुड्स है या पैसेंजर है तो उसमें टीडीएस यहां पे कटेगा। अब आप बोलोगे कैरेज ऑफ पैसेंजर कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमने सोचा कि आपके एग्जाम के बाद हम कहां जाने वाले हैं, गोवा जाने वाले हैं घूमने के लिए। आपका जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम गोवा जाएंगे घूमने के लिए, और गोवा घूमने के लिए मैंने सोचा कि चलो अपन गोवा जाएंगे। तो गोवा जाएंगे घूमने के लिए, तो मैंने एक वीआरएस ट्रेवल्स करके उनसे बात किया कि हमको 2 बसेज चाहिए, और 2 बसेज जो चाहिए वो हमको यहां से गोवा ले जाए, वहां 7 दिन घुमाए, वापस हमको यहां छोड़ देना। तो उनको जो पेमेंट करेंगे इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और 194C में टीडीएस कटेगा। उसके बाद में डी वाला पॉइंट है वो बड़ा ही मजेदार है और उसमें एक अमेंडमेंट भी है इस बार। यहां लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ द एनी प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर मींस कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो। आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड और परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और रिलेटेड पार्टी ऑफ कस्टमर, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। ये रिलेटेड पार्टी ऑफ द कस्टमर जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये इसी साल से ऐड किया है। ये रिलेटेड पार्टी ऑफ द कस्टमर मैंने यहां पे जो ऐड किया है ये इसी साल बाय फाइनेंस एक्ट 2020 से निर्मला सीतारमण जी ने यहां पे इसको ऐड किया, रिलेटेड पार्टी ऑफ द कस्टमर। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेते हैं, आप इजीली समझ जाओगे करके, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर अनिश। मिस्टर अनिश है वो एक बंदा है। अब एक बात समझना, अनिश है वो क्या करता है, अनिश को मान लो एक पलंग बनवाना है। क्या बनवाना है? पलंग बनवाना है। और वो पलंग बनवाने के लिए किसके पास जाता है? एक पलंग बनाता है बंदा जिसका नाम है बिट्टू पलंग वाला। एक बंदा है जिसका नाम है बिट्टू पलंग वाला। क्या है? बिट्टू पलंग वाला। नाम ऐसे होता है पलंग वाला, बिट्टू पलंग वाला, ठीक है। अब एक चीज समझना, हमारा अनिश है वो बिट्टू पलंग वाला के पास जाता है और पलंग वाले को बोलता है कि मुझे पलंग बनाना है, ठीक है।
मुझे पलंग बनाना है, तो बिट्टू ने पूछा कैसा पलंग बनाना है, तो यहां पे अनिश ने उसका स्पेसिफिकेशन दिया कि मुझे एक्चुअली ऐसा पलंग बनाना है जिसमें मतलब धमाल हो, धमाल क्या, पलंग मतलब ऐसा होना चाहिए। उसने पहले स्पेसिफिकेशन दिया कि हमको ऐसा, बिट्टू भाई हमको ऐसा पलंग चाहिए, और ये पलंग के ऊपर मस्त वाला गद्दा वद्दा हो करके, ठीक है, शानदार वाला गद्दा हो करके, ठीक है, शानदार वाला गद्दा हो, ऐसा सब स्पेसिफिकेशन दिया। और बोला कि इस पलंग के नीचे जो है वो बहुत सारे पहिए भी होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोला 10 पहिए। तो ये कुल मिला के एक प्रोडक्ट बनवा रहा है, किससे बनवा रहा है, बिट्टू पलंग वाला से। और ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, कौन बना रहा है, बिट्टू पलंग वाला। और किसने स्पेसिफिकेशन दिया है, अनिश ने। अनिश इज अ कस्टमर इन दिस केस। तो अनिश ने बोला किसको, बिट्टू को, कि बिट्टू हमको ऐसा पलंग बना के देना है, इसमें कम से कम ये इतने सारे तो पहिए लगाने हैं एंड ऑल, वो पूरा स्पेसिफिकेशन है वो अनिश ने दिया। अनिश इज कस्टमर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अब एक बात समझना, होता क्या है कि ये पलंग बनाने के लिए यहां पे अनिश को भरोसा नहीं था। अनिश को भरोसा नहीं था ये बिट्टू कौन सा वाला, इसमें वुड यूज करेगा या आयरन है, कोई हल्का वाला तो यूज नहीं करेगा, वुड है या आयरन है, कोई हल्का वाला तो यूज नहीं करेगा। तो अनिश ने क्या किया, अनिश ने खुद ने ही इसको मटेरियल दिया। अनिश ने खुद ने ही इसको क्या दिया, मटेरियल दिया। मींस यहां पे जो मटेरियल दिया जा रहा है, मटेरियल जो सप्लाई किया वो किसने किया, अनिश ने किया। तो अनिश ने मटेरियल सप्लाई किया और उसी से बिट्टू ने पलंग बनाया, और वही वाला पलंग बना के अनिश को दे दिया। और उसके लिए मान लो इसने यहां पे 40,000 चार्ज किया। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल उसने 40,000 रुपए चार्ज किया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, आंसर इज यस, ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और यहां पे टीडीएस कटेगा। क्योंकि लॉ क्या बोलता है, वर्ड को समझना, प्रोडक्शन ऑफ द एनी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज द पलंग का, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का रिक्वायरमेंट था अनिश का, आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड और परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, जो कस्टमर है उससे मटेरियल सप्लाई किया था या उससे परचेज किया था, और द रिलेटेड पार्टी ऑफ द कस्टमर, तो उस केस में बेटा ये सेक्शन लग जाएगी, इसमें बेटा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन एक बात समझो, अगर मान लो यहां बिट्टू पलंग वाले ने मटेरियल है वो अनिश ने नहीं दिया, बिट्टू पलंग वाले ने क्या किया, मार्केट से मटेरियल खरीदा, मार्केट से मटेरियल खरीदा, और जो मटेरियल है वो मार्केट से खरीदा है, XYZ INC करके कोई कंपनी है, उससे खरीदा। तो यहां पे बिट्टू पलंग वाले ने जो मटेरियल खरीदा वो मार्केट से खरीदा है और उससे पलंग बना के दिया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, आंसर इज नो। ये फिर परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर मटेरियल मार्केट से खरीद के और फिर उसने पलंग बना के दिया, तो उस केस में बेटा, उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताओ, अनिश ने अगर मटेरियल सप्लाई किया होता और उससे पलंग बना के दिया होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आता और उसमें टीडीएस कटता। अब एक और चीज समझना, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट क्या किया कि मान लो ये मार्केट से मटेरियल खरीदा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो मार्केट में जो XYZ INC है जिससे मटेरियल खरीदा है किसने, बिट्टू ने, वो XYZ INC और अनिश, अगर ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, ये दोनों रिलेटिव है। रिलेटिव कौन सा, जो सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 में बोला हुआ है। और 40A सबसेक्शन 2 क्या बोलती है, याद है आपको, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्या बोलती है कि भैया अगर आपने अपने रिलेटिव को पेमेंट किया तो उस केस में अनरीजनेबल आपका डिसअलाउड होता है, रीजनेबल अलाउ होता है। और उस सेक्शन में रिलेटिव का डेफिनेशन दे रखा है कि इंडिविजुअल के लिए कौन रिलेटिव होता है, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। पार्टनरशिप फर्म के लिए उसके पार्टनर और उसके रिलेटिव, कंपनी के लिए डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव, फर्म के लिए पार्टनर एंड देयर रिलेटिव करके, ठीक है, एओपी बीओआई के लिए मेंबर एंड देयर रिलेटिव, या फिर आपका किसी के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या उसका आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो सब रिलेटिव माने जाते हैं एंड ऑल, यू नो दैट। तो वही वाला, तो इस बार से अमेंडमेंट ये है कि अगर मान लो इसने मार्केट से मटेरियल खरीदा, बट मार्केट में जिस पर्सन से मटेरियल खरीदा जा रहा है वो अगर अनिश का रिलेटेड पार्टी है, वो अगर अनिश का रिलेटिव है, तो इस केस में बेटा ये वाला जो काम किया ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और इसमें 194C में टीडीएस को काटना पड़ेगा। 194C है वो 194C में टीडीएस को काटना पड़ेगा, 194C में यहां पे टीडीएस को काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, समझा कि नहीं समझा? समझा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट बनाता है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय क्लाइंट,
या मटेरियल लाइक परचेज फ्रॉम क्लाइंट, या फिर मटेरियल सप्लाइड और परचेज फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी ऑफ दैट कस्टमर। इस कस्टमर का जो रिलेटेड पार्टी अगर उससे मटेरियल परचेज या सप्लाई किया उसने, तो उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। उस केस में भी दिस विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, आपको समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। इधर देखो, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो मैंने क्या लिखा, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड और परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और रिलेटेड पार्टी ऑफ कस्टमर, दैट इज द जॉब वर्क। अब एक चीज समझना, आप लिखोगे नोट नंबर 3। तो हम एडिशनल पॉइंट में क्या क्या सीखे? पहले तो भाई का टीडीएस कब काटना है, जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है या एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, केटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, और प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और रिलेटेड पार्टी ऑफ कस्टमर, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर 3 लिखो, बड़ा ही सिंपल है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, लिखो नो टीडीएस, नो टीडीएस, नो टीडीएस if contract is for personal purpose of individual slash HUF, लिखो no TDS if the contract is for personal purpose of individual and HUF। अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, भले लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, लेकिन पर्सनल पर्पस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेटा टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे आपकी शादी है और शादी में केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट, तो शादी में आपने केटरर को बुलाया कि सबको खाना खिलाओ करके, ठीक है, दावत दो सबको, तो दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर मैं इस एग्जांपल में जो आपको बता रहा था कि यहां पे अनिश है जो पलंग बनवा रहा था, ये पलंग अगर घर के लिए है, अगर ये पलंग है वो घर के लिए है, तो वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन पलंग मान लो ऑफिस पर्पस के लिए है, पलंग जो है वो ऑफिस पर्पस के लिए, तो उस केस में टीडीएस कटेगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि अगर मान लो कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ का कोई पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखो। पॉइंट नंबर 4 लिखो, नो टीडीएस, no TDS if payment made to transporter, if payment made to transporter means truck wale, and he does not own, no TDS if payment made to transporter and he does not own more than 10 vehicle, and he does not own more than 10 vehicles at any time during the previous year, at any time during the previous year, and he furnish declaration with pen, declaration with pen, he furnished declaration with pen। देखो मैंने क्या लिखा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। नो टीडीएस इफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर मींस किसी ट्रांसपोर्टर ट्रक वाले को पेमेंट किया जा रहा है, and he does not own the more than 10 vehicle at any time during the previous year, में साल में किसी भी दिन उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, और वो ये डिक्लेरेशन देता है कि भैया मेरे पास में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, और अपना पेन नंबर भी देता है, तो उस केस में उस ट्रांसपोर्टर का आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताऊं, मैं बुक अभी भेज रहा था यहां से दिल्ली, तो एक ट्रक वाले से मैंने बात की, राज ट्रांसपोर्टर से, और मैंने बोला कि भैया मेरा जो है मेरी बुक से यहां से दिल्ली भेज दो। उसने बोला कि सर 70,000 रुपया लगेगा। मैंने कहा ठीक है 70,000 रुपया ले लो। मैंने कहा मैं तो इस पे टीडीएस काटूंगा, तो वो बोलता है ना सर ना, प्लीज आप इस पे टीडीएस मत काटो। मैंने कहा क्यों? बोलता है सर देखो मेरे पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है,
मेरे पास साल में किसी भी दिन 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है करके, ठीक है, और मैं आपको ये डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मेरे पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है और मैं आपको मेरा पैन नंबर दे रहा हूं, तो उस केस में मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, भले वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा हो या एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा हो। तो किसी भी ट्रांसपोर्टर को आप पेमेंट करते हो और उसके पास में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है किसी भी टाइम पे पूरे साल में, तो उसका आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 5, उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 में लिखो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो किसी पर्सन को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो आप उसको पेमेंट करोगे, टीडीएस काटोगे। उस कॉन्ट्रैक्टर ने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो क्या वो सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा तो भी टीडीएस काटेगा? आंसर इज यस, तो भी टीडीएस काटेगा। मींस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, जो सब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट में भी टीडीएस कटेगा करके, ठीक है। जो सब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट में भी टीडीएस कटेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट में भी टीडीएस कटेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे कुछ क्लेरिफिकेशन है करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहली चीज, एक दो क्लेरिफिकेशन है, वो क्लेरिफिकेशन सीबीडीटी के जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो उसको अपन एक फॉर्मेट फॉर्म में ही लिखेंगे। तो देखो बेटा, पॉइंट नंबर 6 एक बार मुझे लिख लेने दो, उसके बाद आप लिखना, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, अगर मान लो आपका कोई क्लाइंट है और वो क्लाइंट ने क्या किया, कुछ एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया, और एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया पता है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दिया, और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने आगे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो दिया किसी न्यूज चैनल को, या टीवी चैनल बोल सकते हैं, नॉट अ न्यूज चैनल, किसी टीवी चैनल को दिया, या फिर न्यूज़पेपर कंपनी को दिया। एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद कॉपी मारना। आप इधर देखो, जैसे क्लाइंट है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है। हमने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया, दैट इज द ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ग्लोबल एडवर्टाइजर मुंबई करके है, उनको हमने पेमेंट किया, और उनको हमने कितने का पेमेंट किया? 10 लाख का, 10 लाख फॉर एडवर्टाइजमेंट। हमने उनको 10 लाख का पेमेंट किया, तो बेटा ये 10 लाख पे हम क्या करेंगे? टीडीएस काटेंगे। भाई सीधी सी बात है, हमने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया है किसको? एड एजेंसी को। तो भैया एड एजेंसी को हमने पेमेंट किया किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C इज एप्लीकेबल। यहां पे हम टीडीएस काटेंगे कितने पे? 194C पे, मैं 10 लाख पे, ठीक है, बिकॉज 10 लाख का हमने एड एजेंसी को पेमेंट किया। अब एक बात समझना, ये एड एजेंसी ने क्या किया, उसमें से 9 लाख रुपया जो है वो उन्होंने आगे एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया किसी टीवी चैनल को। मींस हमने बोला कि भैया एक बात बताओ, हमने ये बोला किसको? ग्लोबल एडवर्टाइजर एजेंसी, क्योंकि अपन बहुत बार एड एजेंसी के पास में जाते हैं। हमने बोला कि हमको आज तक पे मान लो एड दिलाना है, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो मैंने ग्लोबल एडवर्टाइजर को 10 लाख का पेमेंट किया, उन्होंने उसमें से 9 लाख का पेमेंट है वो मान लो आज तक को किया। तो अब क्वेश्चन यहां आता है कि जो 9 लाख रुपया उन्होंने पे किया, क्या उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? तो मैं बताऊं, यहां पे क्लेरिफिकेशन है, टीडीएस नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 194C। 194C में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पे क्लेरिफिकेशन क्या है कि अगर कोई भी क्लाइंट है वो किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करता है तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा 194C में। बट एड एजेंसी आगे टीवी चैनल को पेमेंट करती है तो उस केस में टीडीएस 194C में काटने की जरूरत नहीं। दिस इज वन क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द सीबीडीटी, और सीबीडीटी का ये क्लेरिफिकेशन है। आप एक काम करो, इसको एज इट इज है वो कॉपी मार दो, एज इट इज है वो आप इसको कॉपी कर दो।
डन पीपल? डन पीपल? डन पीपल? यस। चलो सर 1 घंटा हो गया है और सर एक ही अभी तक सेक्शन चल रही है 194C। यस, क्या कर सकते हैं, बड़ी सेक्शन है तो। चलो लास्ट पार्ट इसका, लास्ट एडिशनल पॉइंट में लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7। और मैं इस टॉपिक में आपको भगाना नहीं चाहता, ठीक है, कुछ भी, बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आजकल इस टॉपिक के पीछे पड़ गए और एग्जामिनर जो है इससे बहुत कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो अब पॉइंट नंबर 7 क्या है, इधर देखना सब लोग, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक बार आप इधर देखना फिर मैं आपको समझाऊंगा। दैट इज पेमेंट मेड बाय टीवी चैनल और ब्रॉडकास्टर, टीवी चैनल और ब्रॉडकास्टर्स टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब इधर देखना, मैं एक बार आपको एक चीज समझा रहा हूं, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। पेमेंट मेड बाय टीवी चैनल और ब्रॉडकास्टर टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे एक टीवी चैनल है जिसका नाम है रिपब्लिक भारत। पहले तो भारत का नाम इन्होंने यूज किया, वो गलत है, ठीक है। देखो बेटा, एक टीवी चैनल है जिसका नाम है रिपब्लिक भारत। अब एक बात समझना, रिपब्लिक भारत उस चैनल का नाम है और रिपब्लिक भारत चाहता है कि हम एक महाभारत बनाए। क्या चाहता है? महाभारत। ये रोज महाभारत दिखाते ही है पूरे दिन टीवी पे, ठीक है। बट तो भी इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम महाभारत बनाया जाए, तो महाभारत बनवाना चाहते हैं क्योंकि एक स्लॉट खाली था, तो बोला हम महाभारत चलाएंगे उस स्लॉट में, ठीक है, 1 घंटा। तो रिपब्लिक वाले गए किसके पास में पता है? रिपब्लिक वाले गए अपने किसी प्रोडक्शन हाउस के पास में, और प्रोडक्शन हाउस जो है वो मान लो तुम्हारा बालाजी टेलीफिल्म्स करके, ठीक है। जो ये प्रोडक्शन हाउस है एकता कपूर वाला बालाजी, उनके पास में गए और रिपब्लिक वाले जाके उनको बोलते हैं बालाजी वालों से कि यार आप हमको महाभारत बना के दो। क्या बना के दो? महाभारत। तो बालाजी टेलीफिल्म्स वालों ने बोला कि ठीक है, हम आपको महाभारत बना के दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अर्णव गोस्वामी जो है रिपब्लिक भारत वाला, उसने पूरा उसको स्पेसिफिकेशन दिया कि आप एक काम करो, इसमें लाइक हनुमान जी ये रहे, महाभारत में हनुमान जी आते कि नहीं आते, ठीक है। अब वो उसने अर्णव गोस्वामी ने बताया कि इसमें ये मतलब अर्जुन रहेगा, ये भीम रहेगा, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण भगवान रहेंगे, वैसा सब पूरा स्पेसिफिकेशन दिया। और बालाजी टेलीफिल्म्स वालों ने एक प्रोग्राम बनाया मींस एक ऐसा महाभारत बनाया। किसके लिए बनाया? रिपब्लिक भारत वालों के लिए। और रिपब्लिक भारत वालों ने उसके लिए 2 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। तो क्या इसमें टीडीएस कटेगा 194C में? आंसर इज यस, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन था और उसके हिसाब से बालाजी वालों ने क्या किया? महाभारत बनाया। तो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, 194C में टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, ये जैसे रिपब्लिक वाले गए किसके? बालाजी टेलीफिल्म वालों पे का पास। रिपब्लिक भारत वाले गए बालाजी टेलीफिल्म्स वालों के पास में और बालाजी वालों को जाके बोलते हैं रिपब्लिक वाले कि हमको महाभारत चाहिए। एकता कपूर बोलती है बालाजी टेलीफिल्म्स वाली कि हमने तो महाभारत पहले से बना के रखा है, हमने ऑलरेडी एक महाभारत बना रखा है, आप एक बार देख लो, अगर आपको पसंद आए तो यही वाला महाभारत ले जाओ। तो उन्होंने क्या किया? रिपब्लिक वालों ने देखा महाभारत अच्छा था, वही चला दिया। मतलब ऑलरेडी पहले से कंटेंट प्रोड्यूस है, पहले से वो प्रोग्राम ऑलरेडी प्रोड्यूस है और वही प्रोग्राम के राइट उन्होंने ले लिए। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? आंसर इज नो, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। तो यहां सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया है ये वाला, और उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई टीवी चैनल है या ब्रॉडकास्टर मतलब रेडियो चैनल,
अगर ये प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करते हैं किसी प्रोग्राम को प्रोड्यूस कराने के लिए, उसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट में कि अगर मान लो जो प्रोग्राम उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया जा रहा है या फिर ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी को वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया जा रहा है तो 194C में टीडीएस कटेगा। बट अगर ऑलरेडी पहले से प्रोड्यूस प्रोग्राम है और उसी को अगर वो डिस्प्ले करवा रहे हैं तो उस केस में टीडीएस 194C में नहीं कटेगा, और किसी सेक्शन में कटता है तो कट सकता है, बट 194C में नहीं कटेगा। तो आप एक काम करो, पहले आपने ये लिखा क्या, जो हेडिंग दे रखा था मैंने वो लिखा क्या, आपने लिखा पेमेंट मेड टू टीवी चैनल और ब्रॉडकास्टर टू द प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, और इसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। दो पार्ट में डिवाइड करो, दो पार्ट में डिवाइड करो, और पहले पार्ट में लिखो 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 पहले पार्ट में लिखो कि प्रोग्राम इज प्रोड्यूस एज पर स्पेसिफिकेशन, and copyright is also transferred to TV channel or broadcaster, TV channel और broadcaster, नीचे एरो करके लिखो, yes TDS applicable under section 194C, 194C, और दूसरे पार्ट में लिखो if any right of already, if any right of program already produced production house is acquired, सिर्फ राइट एक्वायर किया, इफ एनी राइट ऑफ प्रोग्राम ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन हाउस इज एक्वायर्ड, देन उसके बाद लिखोगे आप नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। 194C में टीडीएस नहीं कटेगा, और किसी सेक्शन में कटता है तो हो सकता है कटे, बट 194C में तो नहीं कटेगा। डन। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, इसके बाद अच्छा ये नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो डन। चलो लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। सर आपने ये 7वां लास्ट बोला था तो भी कोई बात नहीं, 8वां लास्ट, ठीक है। चलो इधर देखो पॉइंट नंबर 8, और पॉइंट नंबर 8, इन केस ऑफ जॉब वर्क, जो आप जॉब वर्क की बात कर रहे थे, इन केस ऑफ जॉब वर्क मटेरियल यूज्ड, इन केस ऑफ जॉब वर्क, जो जॉब वर्क होता है उसमें पता है आप मटेरियल सप्लाई करते हो एंड ऑल, वो वाला करके, ठीक है। इन केस ऑफ जॉब वर्क, अगर कोई जॉब वर्क है और जॉब वर्क में जो मटेरियल यूज होता है, अब एक चीज समझना, जो वो मटेरियल है
जो मटेरियल यूज होता है जॉब वर्क में, जो अपन ने वो पलंग वाला एग्जांपल लिया था वो, सर टीडीएस किस पे कटेगा, टीडीएस किस पे कटेगा करके, ठीक है। अगर मटेरियल जो है वो मटेरियल सेपरेटली बिल में नहीं बताया हुआ, बहुत बार ऐसा होता है बिल ही दे दिया 1 लाख का, उसमें मटेरियल का सेपरेटली वैल्यू नहीं है, तो मटेरियल का सेपरेटली वैल्यू नहीं है तो पूरे बिल पे टीडीएस काट लो। बट अगर मटेरियल सेपरेटली दे रखा है तो मटेरियल वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटता, सिर्फ सर्विस वाले कंपोनेंट पे टीडीएस कटेगा। तो मैं पहला लिख रहा हूं यहां पे दैट मटेरियल जो यूज होता है करके, ठीक है, वैल्यू ऑफ मटेरियल, वैल्यू ऑफ मटेरियल सेपरेटली, वैल्यू ऑफ मटेरियल आपका सेपरेटली इन इनवॉइस, मतलब इनवॉइस में अलग से बताया हुआ है करके, ठीक है। अगर इनवॉइस में अलग से बताया हुआ है देन TDS on invoice value excluding material, मीन्स मटेरियल को एक्सक्लूडिंग मटेरियल, मटेरियल को छोड़ के जो भी तुम्हारा रहेगा उस पे आपको टीडीएस काटना है, ठीक है। टीडीएस ऑन इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग मटेरियल, वैल्यू ऑफ मटेरियल सेपरेटली इन इनवॉइस। दूसरा वैल्यू ऑफ मटेरियल नॉट सेपरेटेड इन इनवॉइस। अगर इनवॉइस में अगर सेपरेटेड नहीं है तो टीडीएस ऑन होल इनवॉइस वैल्यू। भाई कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस है वो सर्विस कंपोनेंट पे कटना चाहिए, तो अगर अलग से बताया हुआ है तो हम सर्विस कंपोनेंट पे काटेंगे सिर्फ, मतलब मटेरियल वाली वैल्यू छोड़ के। बट अगर अलग से नहीं बताया हुआ तो पूरी इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस कट जाएगा। अरे बोलो बोलो डन, बोलो साथियों डन, बोलो डन डन। चलो, और अब एक और लास्ट बताया था, उसके बाद बस, और वो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सा याद रहे तो याद रखना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है पेट्रोल पंप आपने सुने देखे हुए, पेट्रोल पंप तो देखे ही होंगे, पेट्रोल की रेट बहुत बढ़ रही है तो पेट्रोल पंप तो आपने देखे ही होंगे, थोड़ा बहुत आप भरवाने जा रहे होंगे, फिर आप ऐसे होगा वो लगा भी रहे होंगे करके, ठीक है। एक फोटो आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा था कि ये हमारी कार है, ये हम है और ये पार्टी हो रही है, पार्टी नहीं वो कुछ और ही बोलती थी करके, ठीक है। तो वैसा हो रहा है, एक पाकिस्तान की लड़की है बड़ी फेमस हो गई उसमें, ठीक है। चलो तो इधर देखो सब लोग, तो अब एक बात समझना, लास्ट पार्ट, उसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट 194C, और बाकी सेक्शन इतनी बड़ी नहीं है, यही सेक्शन बहुत बड़ी थी, ठीक है। चलो इधर देखो, जैसे आपने पेट्रोल पंप सुने होंगे, तो ये मान लो एक पेट्रोल पंप है, ठीक है, जिसका नाम है हरि ओम पेट्रोल पंप। हरि ओम पेट्रोल पंप का नाम है, हमारे गांव में एक पेट्रोल पंप है, उसका नाम हरि ओम है, हरि ओम पेट्रोल पंप। अब एक चीज समझना, पेट्रोल पंप जो है और एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है पता है, पेट्रोल भेजती है, उसके ट्रक में भेजती है, और ट्रक में कहां भेजती है, सीधा पेट्रोल पंप तक। और ये ट्रक जो है वो पेट्रोल पंप, ये आईओसी का पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आईओसी का पेट्रोल पंप है। अब हुआ क्या, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, ये जो आईओसी लिमिटेड है, आईओसी लिमिटेड जो कंपनी है, इसने क्या किया कि यहां पे पेट्रोल पंप पे ट्रक भेजे, ये ट्रक भेजा, ठीक है, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है। हाँ ये इधर हो, हाँ पेट्रोल निकालने के लिए वगैरह ऐसा पाइप है, हाँ। तो सर क्या बना दिया ये, भगवान जाने क्या बना दिया सर, ऐसा तो ट्रक नहीं होता, बट मान लो ये ट्रक है, ठीक है। अब एक चीज समझना, आईओसी ने क्या किया, ये पेट्रोल पंप मालिक से पेट्रोल के टूवर्ड्स चार्ज किया, वो मान लो फॉर एन एग्जांपल 2 लाख रुपया पेट्रोल का लिया, और इसके साथ में उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस और लेते हैं ये।
बिल में क्या करते हैं कि भाई आपका जो इनका आईओसी का जो जगह है, आईओसी का जो स्टोरेज हाउस रहेगा, वहां से पेट्रोल पंप तक ट्रक भेजते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस और लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस और लिया, मान लो 20,000, तो यहां पे 2,20,000 है, वो 2,20,000 लिया उस ट्रक का। ऐसे महीने में 50-100 ट्रक आते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस और लेते हैं। कौन लेता है? आईओसी। तो क्वेश्चन यह आता है कि सर यहां पे बिल में ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस अलग से बता रखा है 20,000, तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस अलग से बता रखा है तो पेट्रोल पंप मालिक क्या आईओसी का 194C में टीडीएस काटेगा? क्या मैंने तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया है, दैट इज गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। तो इसको लेके सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है कि नहीं, इस वाले 20,000 पे टीडीएस नहीं काटना। मींस जो भी तुम्हारा पेट्रोल पंप है या गैस फिलिंग स्टेशन है और उसको जो है, उसको जो कंपनी है, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल है, वो लोग जो पेट्रोल भेजते हैं या गैस भेजते हैं उसके लिए वो बिल में बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम से अलग से और चार्ज कर लेते हैं। तो क्या उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस माना जाएगा? आंसर इज नो। क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक बात बताओ, आईओसी जो है वो, क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आईओसी के पास खुद का ट्रक ले जा सकते हो और बोलोगे इसमें पेट्रोल डाल के हमको दो? ना बाबा ना। आईओसी ने या हरिओम वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा कर रखा है कि भैया तुझे हम तेरे पेट्रोल पंप तक सर्विस देंगे। मींस उनका जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेसिकली पेट्रोल के सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज बेसिकली पेट्रोल के सेल का कॉन्ट्रैक्ट। और ये सेल कहां तक करेंगे पता है? तेरे पेट्रोल पंप तक। फिक्स है भाई। एक बात बताओ, क्या ऑप्शनल है ट्रांसपोर्टेशन? नहीं, आपको वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम जो पेट्रोल है वो तेरे पेट्रोल पंप के तक आएंगे, तेरे दर पे आएंगे करके। ठीक है, तेरे दर पे आके ही हम तुझे पेट्रोल देंगे। आप वहां जाओगे आईओसी के फिलिंग स्टेशन, आईओसी का मान लो जो वहां स्टोरेज रहेगा, वहां जाके आप बोल सकते हो नहीं नहीं हमको पेट्रोल दे दो, हम हमारे उधर जाके खुद ही फील कर देंगे, भाग यहां से। ऐसा नहीं होता। सो हियर इट इज अ परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट। यहां आईओसी का सेल का कॉन्ट्रैक्ट है पेट्रोल का और पेट्रोल पंप तक। ठीक है, तो भले वो बिल में 20,000 एक्स्ट्रा कोई ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज करते हैं तो भी उस पे 194C में टीडीएस है, वो नहीं कटेगा। ऐसा सीबीडीटी का सर्कुलर है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 194 एंड सी करके। ठीक है, तो 194C कंप्लीट हुई। एक ही सेक्शन में अप्रॉक्स 1 घंटा लग गया, क्योंकि स्टार्टिंग 15 मिनट मैंने रिवाइज करवाने में लगाए थे और ये पूरी सेक्शन पढ़ाने में आपको 1 घंटा लग गया मुझे। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूं 194C मैंने क्या पढ़ाया। तो देखो बेटा, 194C क्या पढ़ाया? सबसे पहली चीज टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा था। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस का रेट डिपेंड करेगा पेई पे। अगर पेई जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर है तो 2%। लेकिन कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है। 14 मई 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 तक आपका 0.75% एंड 1.5% रेट रहेगा। टीडीएस तभी काटना है जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 30,000 से ज्यादा है एंड एग्रीगेट या फिर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो टीडीएस काटना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में आएगा क्या क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट मींस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इंक्लूड कर रखी है। कौन कौन सी? अगर एडवर्टाइजमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकास्टिंग है, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कैरियज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, या प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय और सेल बाय क्लाइंट और एनी रिलेटेड पार्टी ऑफ दैट क्लाइंट, तो उस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि अगर पर्सनल पर्पस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिविजुअल एचयूएफ के पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें टीडीएस है वो नहीं कटेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो और ट्रांसपोर्टर एक डिक्लेरेशन दे देता है। ट्रांसपोर्टर है वो एक डिक्लेरेशन दे देता है, ट्रांसपोर्टर है वो एक डिक्लेरेशन दे देता है, ट्रांसपोर्टर है वो एक डिक्लेरेशन देता है कि भैया मेरे पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है और ये रहा मेरा पेन नंबर, तो उस केस में उस ट्रांसपोर्टर का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। अब एक और चीज समझना, जो क्लाइंट है वो क्लाइंट अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करता है, क्लाइंट है वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करता है और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है वो टीवी चैनल को पेमेंट करती है, तो उस केस में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जब टीवी चैनल को पेमेंट करती है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट क्लाइंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करता है तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी न्यूज चैनल है, मींस टीवी चैनल है, या फिर कोई भी तुम्हारा लाइक ब्रॉडकास्टर है, रेडियो चैनल है, वो किसी भी
प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हैं, जैसे धर्मा प्रोडक्शन के पास, बालाजी टेलीफिल्म्स के पास कोई प्रोग्राम बनवाने, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? देखो प्रोग्राम अगर उन्होंने बनवाया, स्पेसिफिकली महाभारत बनवाया तो टीडीएस कटेगा, बट ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसी को डिस्प्ले किया, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद एक और चीज समझना कि भैया जॉब वर्क के केस में अगर कोई भी मटेरियल का प्राइस है वो इनवॉइस में अलग से बता रखा है, मटेरियल का प्राइस इनवॉइस में अलग से बता रखा है, तो मटेरियल वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी वाले पे कटेगा। बट अगर इनवॉइस में मटेरियल का प्राइस अलग से नहीं बता रखा है तो टोटल पे टीडीएस है वो कट जाएगा। इतना मैंने आपको बताया। और फिर मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोल पंप वाले जो है वो पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन वाले क्या करते हैं, वो पेट्रोल पंप तक जो पेट्रोल पहुंचाते हैं या डीजल पहुंचाते हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट परचेज सेल का और परचेज सेल एट द फिलिंग स्टेशन है, ठीक है। तो भैया जो उन्होंने भले बिल में अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस चार्ज किया, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 194C। नेक्स्ट लिखो 194D। नेक्स्ट लिखो 194D। सो नेक्स्ट सेक्शन अपनी जो पढ़ने वाले हैं टीडीएस में, अब पता अपने अभी तक 192 पढ़ा, 193 पढ़ा, 192, 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C। अब अपन पढ़ रहे 194D। तो लिखो सेक्शन 194D और D में लिखो 194D और 194D में लिखो TDS on इंश्योरेंस कमीशन। TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन पे TDS। इंश्योरेंस कमीशन जो होता है वो इंश्योरेंस कमीशन पे TDS। इंश्योरेंस कमीशन किसको मिलता है? इंश्योरेंस एजेंट को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए, दूसरी चीज पेई कौन होना चाहिए, तीसरी चीज रेट क्या होनी चाहिए, और चौथी चीज आपकी एडिशनल पॉइंट। तो चलो, सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए, तो मैं बताऊं आपका पेयर इज इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पे आपकी जो पेयर है इंश्योरेंस कंपनी इज पेयर। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कमीशन देगी इंश्योरेंस एजेंट को। तो पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन मींस एजेंट। एजेंट। टीडीएस का रेट क्या रहेगा? तो मैं बताऊं, रेट रहेगा आपका 5%, बट ड्यू टू कोविड रेट है वो 25% से यहां पे भी स्लैश हुआ है। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, rate is 3.75% from 14 May 2020 till 31st March 2021। उस पीरियड में 75% हो गया है। और लास्ट पॉइंट लिखो, नो टीडीएस इफ insurance commission is up to 15,000 rupees per annum। मीन्स पूरे साल का मिला के जो इंश्योरेंस कमीशन है वो अगर मान लो आपका 15,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। नो टीडीएस इफ इंश्योरेंस कमीशन इज अप टू 15,000 पर एनम। नो टीडीएस इफ इंश्योरेंस कमीशन इज अप टू 15,000 पर एनम। और 5% टीडीएस का रेट है। तो देखो मैंने क्या बोला, पेयर इंश्योरेंस कंपनी, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट 5%, टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 15,000 तक की कमीशन है, 15,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। तो डी के बारे में आप लिख सकते हो, डी को ऐसे याद रखोगे, मतलब जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूं। 194 जैसे बी बड़े लोग थे लॉटरी पे लगाते थे, बी भी बहुत बड़े लोग थे हॉर्स रेसेस, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, डी फॉर ऐसे जस्ट मैं बोल रहा हूं याद रखने के लिए। दैट इज द क्या बोल सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट को दलाल बोल सकते हैं, इंश्योरेंस दलाल करके अपन गांव में वही बोलते हैं, तो वैसा वाला, ठीक है। दैट इज इंश्योरेंस एजेंट इज अ डी फॉर इंश्योरेंस दलाल। दैट इज ओनली टू रिमेंबर दैट सेक्शन, नॉट लाइक कुछ और के लिए, ठीक है।
कि जिससे आप सेक्शन को इससे कनेक्ट कर पाओ। हाँ चलो डन, कॉपी मारा आपने, सेक्शन पूरी हो गई। 194D कॉपी मारा आपने, इंश्योरेंस एजेंट। या ऐसा भी कर सकते हो कि डेथ ना हो या डेथ के टाइम पे कौन अपनी हेल्प कर सकता है, दैट इज इंश्योरेंस एजेंट। यस ये सही है। अगर मान लो डी फॉर डेथ के टाइम पे कौन हेल्प कर सकता है, दैट इज इंश्योरेंस एजेंट, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाया होगा तो इंश्योरेंस एजेंट हेल्प कर सकता है, तो उसका जो कमीशन मिलता है उसको उस पे TDS 194D में कटता है। चलो ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, ब्रेक। चलो आप एक काम करो, ब्रेक ले लो 10 मिनट का, और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते अगली सेक्शन के साथ।